नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25% तुरंत भुगतान करने का निर्देश। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का आज जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहती तो वो उसकी अपनी राय है। श्री रिजिजू ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव का आज चौथा दिन है और सभी सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में नियमों और परंपराओं का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे उन्हें सुनने से रोक सकती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनना चाहता है, उसका चॉइस क्या है मैं उसको थोपना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाकी मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उसका हवाला यहाँ दिया। दूसरा, सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। श्री रिजिजू ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आरोप को खारिज किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के हित के बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। श्री रिजिजू ने कहा कि श्री गांधी संसदीय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल राज्यसभा ही एकमात्र सदन नहीं है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के साथ मिलकर ही संसद बनती है। हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में श्री खड़गे के बयान पर आपत्ति व्यक्त की है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी श्री खड़गे के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा से जुड़े मामलों पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी सदस्य कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, आपने कहा इंडो यूएस ट्रेड डील पर स्टेटमेंट दो। तुरंत पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दी। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों सदनों को संबोधित किया था। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर लाए गए संशोधनों पर मतदान कराना चाहा, लेकिन सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया। राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब निचला सदन केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करेगा और प्रत्येक सदस्य को इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों सदनों में हंगामा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री पासवान ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और राष्ट्र के हित में दृढ़ता और जिम्मेदारी से अपने विचार रखने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। आप बोलिए ना, आप अपनी बातों को रखिए, पर जब आप बोलेंगे तभी तो देश सुनेगा। एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। भाजपा राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बाधा डालने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और यदि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए, प्रधानमंत्री तभी बोलेंगे जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते तो डिबेट का क्या मायने है? प्रधानमंत्री तो डिबेट का जवाब देते हैं ना। शुरुआत तो नेता प्रतिपक्ष करते हैं। जब डिबेट ही नहीं हुआ, बोलने ही नहीं दिया गया है 3 दिन से। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता एक और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे के द्वार खोलेगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की पहली किस्त की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय समझौता 9वां मुक्त व्यापार समझौता होगा। वर्तमान में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच व्यापार $170 अरब का है और लगभग 1 करोड़ भारतीय जीसीसी देशों में रहते और काम करते हैं। इस निर्णय से लगभग 12 लाख वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने जिले के दक्षिणी हिस्से में तलाश अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 महिला कार्यकर्ताओं सहित 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर कुल 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था। माओवादियों ने एक AK-47 और एक SLR सहित हथियार और गोला बारूद भी सौंपे। मुख्यधारा में लौट आए माओवादी कार्यकर्ताओं ने भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में पश्चिम बंगाल सरकार से अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25% तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने कहा कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत टैक्सी ऐप सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और नागरिक केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत टैक्सी 0 कमीशन और सर्च की प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करता है। इसमें लाभ का प्रत्यक्ष वितरण चालकों को किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी भारत टैक्सी ने सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहलों की भी शुरुआत की है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह इस दौरान सुरक्षा की व्यापक समीक्षा, विकास परियोजनाओं का आकलन और राजनीतिक हितधारकों से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे कल सुबह कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे और सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थापित नए उपकरणों का निरीक्षण करेंगे। दोपहर में वे जम्मू के लोक भवन में सुरक्षा स्थिति से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। शनिवार को गृह मंत्री जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहाँ वे जम्मू कश्मीर
कश्मीर के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की कल जारी अधिसूचना में पहले से सिविल सेवाओं में कार्यरत उम्मीदवारों की पात्रता और प्रयासों से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से निर्धारित किया है। संशोधित नियम विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और ग्रुप ए की अन्य सेवाओं पर केंद्रित है। ये नियम स्पष्ट करते हैं कि किन चरणों पर ऐसे उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी या नहीं। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन upsc.gov.in पर शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। एक रिपोर्ट। अधिसूचना के अनुसार जो उम्मीदवार पूर्व में किसी परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत हैं, वो सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर कोई उम्मीदवार सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होने के बाद लेकिन मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति प्राप्त करता है, तो उसे मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले होती है, तो उम्मीदवार पर सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से किसी सेवा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि AI अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करने के लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। एक रिपोर्ट। श्री एंटोनियो गुतेरेश भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस AI एक्शन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि विकासशील और अल्प विकसित देशों में आयोजित होने वाला ये पहला वैश्विक AI सम्मेलन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनका संदेश 2024 के भविष्य शिखर सम्मेलन में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौतों के परिणामों के अनुरूप होगा। वैश्विक डिजिटल समझौता स्वतंत्र, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव और इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि आगामी AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 को लोग, गृह और प्रगति के 3 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। सभी के लिए AI विषय पर आयोजित सम्मेलन में श्री सिंह ने भारत को विश्व की तकनीकी भंडार बताया और कहा कि AI आर्थिक विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता कल ओमान में शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि यह घोषणा वार्ता के प्रारूप और स्थान में बदलाव को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं के बाद आई है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की पूर्व हिंदी समाचार वाचिका रविंदर सब्बरवाल का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं। उन्होंने वर्ष 1985 से 2012 तक नई दिल्ली के आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में नियमित समाचार वाचक तथा अनुवादक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार खिताब जीतने के लिए फाइनल में खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25% तुरंत भुगतान करने का निर्देश। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।